सौरभ था ना यहाँ पे बैठा हुआ, वो जो वैसे अथी हेडफोन मांग के ला ना। सौरभ बाहर में हेडफोन मांग रहे हैं सर, बोलो। पढ़े थे कि अगर सी में हम कोई डेटा को कीबोर्ड से इनपुट करते हैं या फिर स्क्रीन पे किसी भी चीज को हमको दिखाना है, तो सी में पहले से बना बनाया हुआ फंक्शन, और उस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। तो फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक फंक्शन होता है जो प्री डिफाइन होता है, एक फंक्शन होता है जो यूजर डिफाइन होता है। दो तरह के फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसी के बारे में पिछले दिन बताए थे कि प्री डिफाइंड फंक्शन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जो जिसमें हम डेटा को अपने हिसाब से स्क्रीन पे जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे फॉर्मेट करके दिखा सकते हैं। अनफॉर्मेटेड फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जिसमें हम अपने डेटा को हम अपने हिसाब से नहीं दिखा सकते हैं, जैसा हमको वो बोलेगा उसी के हिसाब से हम लोग दिखा सकते हैं। उसमें सबसे पहला फंक्शन फंक्शन था प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। तो हम बोले थे प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या होता है कि दिस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द एनी मैसेज एज वेल एज वैल्यू, मतलब मैसेज को भी प्रिंट करता है और वैल्यू को भी प्रिंट करता है ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज मॉनिटर। मतलब कि स्क्रीन पे ये तुम्हारे मैसेज को और वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है। कहता है कि इट यूजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन स्पेसिफायर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। मतलब कि ये जो है वो अलग अलग तरह के डेटा टाइप के लिए अलग अलग तरह का स्पेसिफायर यूज करता है। जैसे कैरेक्टर के लिए यूज करता है %c, इंटीजर के लिए यूज करता है %d, फ्लोट के लिए यूज करता है %f, डबल के लिए यूज करता है %lf, और स्ट्रिंग के लिए यूज करता है क्या, %s। तो हम इसका दो सिंटेक्स बताए थे पिछले क्लास में। सिंटेक्स वन किस चीज के लिए था, ये था किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। और सिंटेक्स नंबर दो जो हम बताए थे नीचे वाला सिंटेक्स नंबर टू, ये किसके लिए था, ये किसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए था। तो चलो अब इसी को तुमको रन करा करके हम दिखाते हैं, प्रिंटफ का दो एग्जांपल बताते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंपाइलर खुल रहा है टर्बो का। हम आगे दूसरे कंपाइलर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज में हम टर्बो के बारे में ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ लिख रहे हैं, उससे मतलब नहीं रखना है, हम जो लिखेंगे उसी से मतलब रखना है। दो क्लास के बाद ये पता चलेगा कि ऊपर में हम क्या है लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। अगर सी पढ़ रहे हो, सी समझ में नहीं आ रहा है, BSCIT से ट्रूथली बोल रहे हैं, नाम कटवा लो, फिर आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। एक डिग्री ले रहे हो नाम के लिए, बाकी कोई फायदा नहीं, आगे कुछ समझ में भी नहीं आए। अगर सी समझ गए दैट मीन्स कि तुम थोड़ा उसके लायक हो। अभी भी हम पढ़ा रहे हैं तो अभी ठीक चल रहा है तुम लोग का, मेरा तुम लोगों में ट्यूनिंग। जैया कहियो बकझक हुआ हमसे दे सिलेबस बाद 10 दिन में सटाक से न खींच दूँ, पता नहीं चलेगा ये कब कहाँ गया। तुम लोग को दिखेगा कि अरे तरीके सारा सिलेबस खत्म, लेकिन कहाँ खत्म हुआ तुम लोग को पता भी नहीं चला, समझे। जमीन पर से सीधे ना एरोप्लेन पर लेके चल जाए। कभी कोई अगर ऐसा हो गया मेरे साथ, अगर खास करके हुआ, हम तो सीधे करियर पर उसे चला देंगे कहीं। हम 10 दिन में गिन के 12 क्लास खत्म, देख लो सिलेबस, कोई टॉपिक बचा हुआ है, नो सर, चलो चलते हैं, बाय बाय, और मिलेंगे अगला साल। फिर कोई कुछ नहीं बोलता है, जो है भाई क्लास करो, तुम पढ़ो अच्छे से, हम भी पढ़ाएंगे अच्छे से, तुम खुश हम भी खुश, आराम से 3 साल बिताएंगे। नहीं तो फिर हमरा से पंगा करोगे तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। वही चीज, हम कभी किसी को ऐसा बोलते हैं जो किसी को कोई चीज लगे, जो पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई की तरह रहो, भाई भाई की तरह पढ़ाएंगे, बात खत्म। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं PRINTF प्रिंट, और यहाँ पे हम नाम देते हैं राम, स्पेस दे करके कुमार, कर दिए। अगर हम रन कराएंगे इसको तो आउटपुट में देगा राम कुमार। लेकिन अगर हमको कुमार को नीचे करना है, तो नीचे करना है तो हम यहाँ पे /n लगा देंगे। तो देखो वहां से अपने आप देखो ब्रेक हो गए। अगर हम यहाँ पे सिंह को हमको लिखना है, राम कुमार सिंह, तो /NSINGH सिंह, तो देखो यहाँ पे जाकर के नीचे आ गया। लेकिन अगर हम /n नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, वहां पे वो उसी लाइन में दिखेगा जिस लाइन में हम उसको प्रिंट किए हैं। देख लो यहाँ पे जाकर, हुआ ना। यानी कि यहाँ पे हम जा रहे हैं, राम कुमार सिंह हो गए, ओके। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमको किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, जैसे हमने लिया यहाँ पे एक वैल्यू
आई एन टी इंट ए बराबर हम यहाँ पे लेते हैं 89, हमने एक वैल्यू ले लिया 890, ये कोई ना कोई वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे जा करके सीधे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे ए, ऐसे ही हम अगर ए लिख देते हैं तो देखो एरर दे देगा, टाइप मिसमैच। अगर हम डबल कोट में अगर हम ए लिखते हैं, डबल कोट में अगर हम ए अगर हम डबल कोट में लिखते हैं तो केवल ए प्रिंट कर देगा, ए वैल्यू देखो ए प्रिंट कर दिया। तो हमको करना क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना होगा डबल कोट के अंदर में परसेंट डी, इंटीजर के बदले में क्या लेना है परसेंट डी, और कॉमा दे करके यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे ए, तो ए का वैल्यू परसेंट डी की जगह पर देखो प्रिंट कर दिया 890, किया ना। अगर हम यहाँ पे मान के चलो कि एक वैल्यू लेते हैं फ्लॉट, चाहे एक और ले लेते हैं वैल्यू यहाँ पे, कॉमा दे करके डी बराबर ले लेते हैं यहाँ पे कितना 678, और हमको दोनों के वैल्यू को प्रिंट कराना है तो परसेंट डी और यहाँ पे देते हैं परसेंट डी, और यहाँ पे कर देते हैं ए कॉमा बी। अब रन कराते हैं यहाँ पे तो देखो तो पता ही नहीं चल रहा है कि दोनों वैल्यू में से दोनों कौन सा है। तो दोनों को अलग करने के लिए कि परसेंट डी के बीच में स्लैश टी लगाएंगे, स्लैश टी लगाने से देखना एक हाफ इंची का गैप बन जाएगा दोनों के बीच में, बना। इसको बोलते हैं स्लैश टी, टी का मतलब होता है कि इतना हाफ इंची का गैप। अगर इसी जगह पे तुम स्लैश एन भी लगा दोगे तो भी तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, देख हुआ ना। तो ये होता है प्रिंटफ का दो सिंटेक्स, एक किसी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए और एक किसी कांस्टेंट मतलब कि मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। स्ट्रिंग को डबल कोट में लिख दो प्रिंट कर देगा, लेकिन किसी वैल्यू को प्रिंट करना है तो परसेंट डी होगा इंटीजर के लिए, परसेंट एफ होगा फ्लोट के लिए, परसेंट एस होगा स्ट्रिंग के लिए, परसेंट सी होगा कैरेक्टर के लिए। अगर इसी में अगर मेरे पास सपोज करो कि एक वैल्यू रहे, नीचे में हम यहाँ पे कर देते हैं FLOAT फ्लॉट, बी बराबर 768, 678 हो गया, परसेंट डी स्लैश एन परसेंट डी। अब यहाँ पे परसेंट एफ करेंगे किसके लिए, बी के लिए, परसेंट एफ रन कराते हैं, देखिए 678 हो गया। तो यहाँ पे ये चीजें है कि हम अगर फ्रैक्शन पार्ट रहेगा फ्लॉट में तो हमेशा 6 स्थान तक ऑटोमेटिकली दिखाएगा, तुम दो या ना तो देखो 6 स्थान तक दिखाएगा, ये होता है फ्लॉट का, ठीक है। तो बाद में डबल का भी हम यूज कहीं ना कहीं करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा खास करके कि प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करता है। दूसरा होता है तुम्हारा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये फंक्शन का काम क्या होता है, तो ये फंक्शन कोई भी डेटा को फॉर्मेट नहीं करता है, जैसा ये बोलेगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। तो इसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन क्या काम करता है तो देखो, कहता है कि दिस फंक्शन एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड एंड स्टोर इनटू द मेमोरी एड्रेस। मतलब ये हुआ कि तुम जो भी कीबोर्ड से इनपुट करते हो वैल्यू, चाहे वो जैसा भी वैल्यू हो, उसको लेता है स्कैन करता है और स्कैन करके और कहाँ पे स्टोर करता है, मेमोरी के रैम पे जाकर के स्टोर कर देता है, सिंपल यही होता है स्कैनफ का काम। अब यहाँ पे कहता है कि इट यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफायर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप या वेरिएबल, उसके लिए यूज करता है। सिंटेक्स इसका देखो, स्कैनफ यहाँ पे देना है स्पेसिफायर जो भी हम दिए, और यहाँ पे देना है एड्रेस लगा करके क्या देना है, वेरिएबल का नाम, जैसा तुम वेरिएबल का नाम देना चाहते हो दे सकते हो। एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। ऑपरेटर में पढ़ाए थे ना स्पेशल ऑपरेटर, उसमें ये तुम्हारा ऑपरेटर। अब देखो जैसे हम लिखते हैं क्या कि राइट ए स्टेटमेंट टू इनपुट टू इंटीजर नंबर इन ए एंड बी वेरिएबल। मतलब कहता है कि हमको राइट ए स्टेटमेंट, हमको एक स्टेटमेंट लिखना है। भाई तुम एक स्टेटमेंट लिखो किस चीज का, इनपुट टू इंटीजर, 2 नंबर का इनपुट का, जो कि उसका वेरिएबल का नाम क्या होगा, ए और बी। बी बी ए भी आ रहा है, ये बी एल ई हो गया, यहाँ बी हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखे इंट ए कॉमा बी, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है, ए कॉमा बी, दो है। फिर लिखे स्कैनफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ बी, तो ये लिखा गया, क्लियर। अब अगर मान के चलो लिखते हैं राइट ए स्टेटमेंट टू इनपुट वन इंटीजर वन कैरेक्टर एंड वन फ्लॉट। मतलब सबसे पहला क्या होगा, इंटीजर, दूसरा क्या है कैरेक्टर, तीसरा क्या है फ्लॉट, इन ए बी एंड सी वेरिएबल, ए बी और सी में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या है सी है। तो यहाँ पे स्कैनफ परसेंट डी परसेंट सी परसेंट एफ एम परसेंट ए एम परसेंट बी एम परसेंट सी। अगर मान के चलो कि तुम परसेंट एफ को पहले लिखोगे तो तुम सी को क्या करना होगा, पहले लिखना पड़ेगा। समझ में आया ना। मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल है उसी के अकॉर्डिंगली तुमको यहाँ पे क्या देना है, स्पेसिफायर देना है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर सकते, अगर दोगे तो गलत दे देगा। समझ में आया ना। तो ये चीज हो गया। अब इसके नीचे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी। अब कहता है कि स्कैनफ तो तुमको बोल दिया जो सी बनाया कि भाई तुम स्कैनफ यूज करोगे तो इनपुट होगा, और प्रिंटफ करोगे तो क्या होगा, आउटपुट होगा, तुमको तो बोल दिया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि डिटेल्स या सिग्नेचर ऑफ printf function and scanf function are written inside stdio.h header a library file। stdio का पूरा पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल।
मतलब कहता है कि जैसे मान के चलो कि हमने तुमको एक क्वेश्चन दिया, ऐसे दिया इंटीग्रेशन dy/dx, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया, चाहे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दिया, तो तुम कैसे समझते हो कि क्वेश्चन कैलकुलस का है? तुम किताब पढ़े हो कहीं ना कहीं, तुमको पता है कि हाँ भाई ये जो है ना, ये क्वेश्चन जैसे हम लिखेंगे कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर टू नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर, बताओ कि कौन सा चीज का क्वेश्चन है? सी का? डीबीएमएस का तो नहीं है, पक्का है नहीं है? पता चल रहा है ना कि भाई क्लू है तुम्हारे पास कि हाँ ये क्वेश्चन जब भी होगा तो प्रोग्रामिंग है तो सी का ही होगा, डीबीएमएस का नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर तुम बात करोगे कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ का डेफिनेशन जो लिखा गया है ना, मतलब कि कैसे वो काम कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, किस में लिखा गया है? stdio.h हेडर फाइल में, मतलब लाइब्रेरी का एक फाइल है उसी में लिखा गया है। इसका पूरा नाम है क्या? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब कि अगर आपको इनपुट आउटपुट का कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको ये वाला हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम में। तो वही चीज कह रहा है, बिफोर यूज printf function or scanf function in our program we must include stdio.header file in our program। तुमको इसको इंक्लूड करना एकदम जरूरी है, नहीं तो काम नहीं करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हाउ टू इंक्लूड हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम, कैसे इंक्लूड करते हैं? तो देखो हैश इंक्लूड हेडर फाइल का नाम, और या हैश इंक्लूड डबल कोट भी ऐसे दे दोगे तो भी तुम्हारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो डबल कोट दे रहे हो ऐसा भी अगर तुम लिख रहे हो तो भी तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड डबल कोड में stdio.h, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पर जो लिखे हुए हेडर फाइल ये वाला, चलो इसमें हम डबल कोट भी तुमको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम देखो ये एंगल ब्रैकेट की जगह डबल कोट दिया और यहाँ पे भी जाकर डबल कोट दिया। रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है? बिल्कुल रन करेगा, देखो किया ना। हम ऊपर वाला में भी इसमें भी जाकर के डबल कोट दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो रन कर गया प्रोग्राम, किया ना। तो ये होता है हेडर फाइल का तरीका, या तो एंगल ब्रैकेट लगाओ या तो फिर क्या लगाओ, डबल कोटेशन मार्क लगाओ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट इज हेडर फाइल? भाई हेडर फाइल का हम बात बोले तो होता क्या है? ये तो कहता है क्या कि द फाइल हैविंग .h एक्सटेंशन इज कॉल्ड हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल। ऑल द हेडर फाइल कंटेन द प्री डिफाइंड फंक्शन इन ग्रुप वाइज या कैटेगरी वाइज। अलग अलग हेडर फाइल अलग अलग तरह का कैटेगरी का फंक्शन रखता है। जैसे तुमको मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैथ डॉट एच है, अगर तुमको स्ट्रिंग का परफॉर्म करना है तो स्ट्रिंग डॉट एच है, अगर तुमको कोई ग्राफिक का अगर करना है परफॉर्म तो ग्राफिक डॉट एच है, अगर तुमको इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए कौन सा है? stdio.h। समझ में आया ना? तो उस तरह का कोई स्क्रीन को क्लियर करना है तो उसके लिए फंक्शन है हेडर फाइल है conio.h, तो उसी के हिसाब से हम लोग को यूज पड़ता है। तो जैसा जहाँ पे यूज होगा करेंगे, तो कुछ का एग्जांपल है आगे बताएंगे जैसे जैसे यूज होगा। इफ वी यूज एनी फंक्शन इन आवर प्रोग्राम वी मस्ट इंक्लूड प्रॉपर हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम। प्रॉपरली हेडर फाइल अगर नहीं करोगे इंक्लूड, तुमको क्या करेगा? प्रॉब्लम करेगा। अब कहता है क्या कि ऑल द हेडर फाइल रिटन इन स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, याद रखना है। जैसे कुछ का एग्जांपल, stdio.h नाम का हेडर फाइल है, stdio.h नाम का हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर में कौन कौन सा फंक्शन है? प्रिंटफ है, स्कैनफ है, सी प्रिंटफ है, एफ प्लस है, एफ प्रिंटफ ईटीसी, ये सब सारे के सारे फंक्शन इसके अंदर में है। एक है conio.h नाम का हेडर फाइल है, इसके अंदर में कौन कौन से फंक्शन है? इसके अंदर में फंक्शन है गेट सी एच है, गेट सी एच ई है, गेट सी एच ए आर है, ये सब। तो इस दोनों का काम हम लोग यूज करेंगे सी में। इसका काम होता है क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, और यहाँ पे होता है आउटपुट होगा पी यू आर नहीं पी यू टी, आउटपुट स्क्रीन। और यहाँ पे गेट सी एच में होता है स्टॉप द स्क्रीन अंटिल एनी कैरेक्टर इनपुट, मतलब स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए गेट सी एच ई है, गेट सी एच ए आर है। मैथ डॉट एच नाम का हेडर फाइल है, उसमें तुम्हारा एसक्यूआरटी है, फैक्ट है, साइन है, कॉस है, टेन है, सारे फंक्शन है। स्ट्रिंग डॉट एच नाम का हेडर फाइल है, इसमें क्या क्या है? तो एस टी आर लेन है, एस टी आर कॉपी है, एस टी आर अपर है, एस टी आर कैट है, ये सारे के सारे फंक्शन किसमें है? स्ट्रिंग डॉट एच नाम के हेडर फाइल में है। अब ग्राफिक डॉट एच नाम का हेडर फाइल है, उसमें क्या क्या है? तो टेक्स्ट कलर है, बैक कलर है, डिले फंक्शन, ये सब कहाँ पे है? ग्राफिक डॉट एच नाम के हेडर फाइल में। तो ये सारे के सारे क्या हेडर फाइल है? ये वाला उसका फंक्शंस है। तो जहाँ पे जैसा यूज होगा, हम जस्ट एग्जांपल ये बताएं, लेकिन इसका प्रॉपर यूज धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, एक बार में नहीं, ठीक है? एक एक कर करके कैसे होगा, ठीक है? अब कहता है कि अगर एक प्रोग्राम हम लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्रामिंग को लिखने का कुछ रूल होता है। रूल क्या होता है? 4 रूल होता है, देखो। पहला नंबर रूल, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम। सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए रूल रेगुलेशन क्या है? तो कहता है क्या, एनी सी प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इनसाइड मेन फंक्शन। दुनिया में कोई भी अगर सी का प्रोग्राम होगा ना, वो मेन फंक्शन के अंदर में लिखा है। जैसे गाड़ी का मेन फंक्शन क्या होता है? सेल्फ, चाबी है, इंजन है, सब कुछ है, सेल्फ नहीं है तो काम करेगा? जहाँ से उसका स्टार्टिंग प्रारंभ होता है। लैपटॉप का क्या होता है? स्टार्ट बटन।
सीपीयू भी नहीं, स्टार्ट बटन पहले तो वही काम करेगा तब ना चेक करेगा कि बाकी चीजें क्या है नहीं। तो उसी तरीके से प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि नोटपैड खोले लिखना शुरू कर दिए तो कोड हो गया, नहीं। मेन मेन के अंदर में ही लिखोगे तो कहेगा कि हम कोड है, बाहर में लिखोगे तो कोड नहीं कहलाएगा। तुम चेयर लेके चल जाओ गेटवा के बाहर में खड़ा हो जाए तो तुम्हारा क्लास होगा क्या? नहीं, मेरा मेन एरिया कहाँ पर है? इसके अंदर, इस क्लास के अंदर मेरा मेन एरिया है। तो तुमको कभी भी अगर क्वेश्चन बनाना है तो लिखना पड़ेगा वॉइड मेन, और यहाँ पे 99% सी में ही यूज होता है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खोलना है, इसके अंदर में जो प्रोग्राम का कोड लिखना है लिखो, कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दो। इसके बाहर में तुम लिखोगे वो सी समझेगा कि हम कुछ है ये नहीं। जैसे चलो ठीक, ये तुम्हारा देखो तो गौर से, इसमें वॉइड में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? हम बाहर में आ गए, चलो बाहर में अब कुछ ऐसे अलग बलग कुछ टाइप कर देते हैं, देखो तो 2 लाइन में एरर बताएगा, बताया ना। इसको हम हटा देते हैं, मान के चलो इसको, ऊपर वाला लाइन में बताएगा, देख लो बताया कि नहीं बताया, बताया ना। तो ये एरर तुम्हारा क्या करेगा? बताएगा ही बताएगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी तुमको प्रोग्राम लिखना है मेन के अंदर में, मेन के अंदर में समझा कि हम प्रोग्राम का कोड है, अदरवाइज बाहर समझा कि कुछ नहीं है, जस्ट लाइक एक सिंपल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट। समझ में आया? अब आगे कह रहा है, ये तो समझ में आ गया सिंटेक्स कि तुमको मेन में लिखना है, तो मेन का ऐसे भी तुम लिख सकते हो, केवल मेन भी लिख सकते हो ऐसे, तुम इंट मेन भी लिख सकते हो, तो सी प्लस प्लस का सिंटेक्स हो जाता है। तो रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। अगर तुम इंट मेन लिखोगे तो तुमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। अगर वॉइड मेन लिखोगे तो लिखना नहीं। नॉर्मली ये वाला यूज मत करना, ऊपरे वाला यूज करना। अगला ऐसे भी तुम लिख सकते हो, वॉइड मेन वॉइड, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखो इस चीज, ऐसे भी लिख सकते हो। अब कहता है क्या? ऑल सी प्रोग्राम रिटन इन स्मॉल लेटर, हमेशा छोटा लैंग्वेज में लिखना, मतलब छोटा में लिखना है। सी इज ए टाइप लैंग्वेज, टाइप लैंग्वेज कहने का मतलब कि हम लोग खुद से टाइप करके उसको लिखते हैं ना, इसलिए इसको छोटा में लिखना है। ठीक है, सी इज ए टाइप लैंग्वेज, दैट्स वाई ऑल द प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज आर स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। डेटा टाइप मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, डेटा टाइप को तुमको यूज करने से पहले क्या करना है? डिक्लेयर कर लेना, इस बात का ध्यान रखना है। अब ऑल सी लाइन टर्मिनेटेड बाई सीमी कॉलन, सारे सी का जो लाइन है वो सीमी कॉलन से क्या होगा? टर्मिनेट होता है। समझ में आया? लास्ट में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, समझे? समझे कहाँ पे? जिसमें हैश होगा उसमें नहीं लगाना है तुमको, मेन में नहीं लगाना है। सीमी कॉलन का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ लाइन। अब उसी में ताला लगा देंगे तो कोई अंदर आएगा नहीं ना, तो मेन में कभी भी सीमी कॉलन नहीं लगाना है, उसको छोड़ना है। मेन के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो लाइन होगा उसमें हम बात कर रहे हैं। मेन के अंदर में जो जो भी कोड लिखोगे उसको हमको टर्मिनेट करना है सेमी कॉलन से, ना कि उसको हैश लगा है उसको नहीं करना है, वॉइड मेन में नहीं करना है, जैसे कर्ली ब्रैकेट खोलेगा उसमें नहीं करना है। ये तो ऑलरेडी स्कोप प्रोवाइड कर रहा है ना तुम, इसमें कभी भी ताला नहीं लगाना है, एंड नहीं करना है। इसके बीच में जो लाइन लिखेंगे उसमें तुमको लगाना है। सम कीवर्ड्स में भी नहीं लगता है, जैसे इफ में नहीं लगता है, वाइल में नहीं लगता है, फॉर में नहीं लगता है, तो सब बताएंगे कहाँ नहीं लगता है, स्विच में नहीं लगता है। समझ में आया ना? तो ये होता है। अब कहता है हाउ टू रन सी प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम को हम लोग रन कैसे कराते हैं? तो क्या कह रहा है कि ओपन एनी सी आईडीई, आईडीई का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जैसे हमको खाना बनाना है, यहाँ सब्जी ले आएंगे तो बना देगा खाना। क्या चाहिए? किचन चाहिए। किचन क्या है? तो किचन इज ए रिक्वायर्ड सेट ऑफ टूल विच आर यूज टू डेवलप द खाना है, फूड जो भी है। किचन में जाओगे तब ना तुमको सारा टूल अवेलेबल। तो उसी तरीके से आईडीई इज ए रिक्वायर्ड सेट ऑफ टूल विच आर यूज टू डेवलप द प्रोग्राम। आईडीई जो होता है वो एक रिक्वायर्ड सेट ऑफ टूल होता है जो एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है। अब मान के चलो सी है तो सी का अलग का आईडी है, जावा है तो जावा का अलग आईडी, पाइथन है तो पाइथन का अलग आईडी, वीवी है तो वीवी का अलग आईडी है, डॉट नेट है तो डॉट नेट का अलग आईडी, सबका अलग अलग आईडी। तो देखा ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कि भाई सबका अलग अलग 5 गो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते रहते हैं सिस्टम में, उससे बढ़िया हम तुमको एगो आईडी दे रहे हैं, VS कोड ले लो और सबको उसी में तुम रन करा सकते हो। समझ में आया ना? लेकिन अगर तुमको एक सीखना है सही से, तो सबका इंडिविजुअल आईडी पहले रखो सीखने के लिए, भले तुम काम करने के लिए वही वाला करना यूज। समझ में आया ना? लेकिन सीखने के लिए सब अपना अलग 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 आईडी रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है। समझ में आया? तब जाकर के उसको तुम यूज करो, तब जाकर के सही। समझ में आया ना? तो यहाँ पे अब पता है क्या? ओपन एनी सी आई डी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में, जैसे एग्जांपल में टर्बो है, देव है, बोरलैंड है, कोड ब्लॉक्स है, VS कोड ETC सब है। राइट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को तुमको क्या करना है? लिख लेना है। और सेव द प्रोग्राम विथ डॉट सी एक्सटेंशन, सेव कर लेना है। उसका कंपाइल द प्रोग्राम बाय प्रेसिंग Alt + F9, इससे क्या होता है? कंपाइल होता है। आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइल प्रेस कंट्रोल F9 फॉर रन द प्रोग्राम। हमको क्या करना है? प्रोग्राम को रन कराने के लिए क्या करना है? अल्ट मतलब कि कंट्रोल F9 करना है। अगर तुमको आउटपुट देखना है तो Alt F5 से आउटपुट होता है। ठीक है,
जैसे एक प्रोग्रामिंग में देखो, अब प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर 3 नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल नंबर। हमको 3 नंबर का सम निकालना है। तो चलो एक फ्रेश एकदम पेज खोल करके तुमको दिखाते हैं कि कैसे कैसे कोड लिखते हैं। फाइल में गए, न्यू पे क्लिक करते हैं, नया पेज खुल गया, दिख रहा है। हम लिखते हैं VOID void main। एक क्वेश्चन दिए, 3 नंबर का सम हमको निकालना है। हम लेते हैं, नहीं अभी नहीं, इंट A कॉमा B कॉमा C। 3 नंबर ले लिए, एक सम इस किसके लिए लिए, सम के लिए। CLRSCR, क्लियर द स्क्रीन, यहाँ पे हम दे दिए। हम लिखते हैं PRINTF, प्रिंटफ, ENTER, इंटर द THRW 3 नंबर, लिख दिए। ये मैसेज हो गया मेरा कि 3 नंबर इनपुट होगा। फिर करते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ में जाकर के %D %D 3 बार किए, क्योंकि 3 को नंबर इनपुट करना है। एड्रेस ऑफ A कॉमा एड्रेस ऑफ B कॉमा एड्रेस ऑफ C, हो गया। फिर S बराबर लिखते हैं A प्लस B प्लस C, सम हो जाएगा S में तीनों का। फिर लिखते हैं PRINT प्रिंटफ, लिखते हैं द सम ऑफ ऑल नंबर इज %D कॉमा, यहाँ पे जाकर के कर देते हैं S, गेट CH। स्क्रीन को रोकने पहले इसको भी हटा देते हैं। देखो अब इतना लगा दिए। अब इसमें जाकर के हम नीचे में कर दी ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, कर दिए। अब रन कराते हैं, देखना 2 एरर मारेगा। क्या लिखेगा, प्रिंटफ स्कैनफ में एरर मारेगा, देखना। प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों का एरर नीचे दिया। क्या दिया, फंक्शन प्रिंटफ शुड हैव ए प्रोटोटाइप और स्कैनफ शुड हैव प्रोटोटाइप। मतलब प्रोग्राम मेन कह रहा है ना भाई, कौन है हमको नहीं पहचान रहा है, कौन है भाई, तू कहाँ से आ गया। तो इसी दोनों के बदले में हमको यहाँ पे लगाना है क्या, हैश हैश INCLUDE इंक्लूड stdio.h। देखो अब हो गया। अब देखना था, कंपाइल कराते हैं, एरर नहीं देगा। एरर दे रहा, नहीं दे रहा है। केवल एक लाइन लगाने से, किस लिए लगाए हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन अपने प्रोग्राम में हम यूज कर रहे हैं, उसी के लिए लगाए हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसको जाकर के रन कराते हैं, रन तो होगा। पूछेगा 3 नंबर, 6 9 8, क्या आउटपुट दिया, नहीं दिया। क्यों, प्रोग्राम में वापस आ गया। हमको स्क्रीन को रोकना है, तो स्क्रीन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे गेट CH, GETCH। गेट CH का हेडर फाइल क्या है, conio.h। रन कराएंगे, एरर देगा, देखो एरर दिया ना। क्या दिया, फंक्शन गेट CH शुड हैव ए प्रोटोटाइप। इसके बदले में हमको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, conio.h। तो यहाँ पे लगाएंगे हैश INCLUDE इंक्लूड CONIO.h, conio.h हो गया। रन कराते हैं इसको, देखो इंटर 3 नंबर 3 6 5 हुआ ना। लेकिन ऊपर का स्क्रीन में पहले से जो लिखावट है वो सब हटा नहीं ना। इसको हटाने के लिए एक फंक्शन है CLRSCR, क्लियर द स्क्रीन। अब देखो पहले वाला सब क्लियर, एकदम क्लीन हो गया। 34 5 6 हुआ ना। अब 34 ऊपर इनपुट हो रहा है, 5 और 6 नीचे हो रहा है। हम चाहते हैं वो भी नीचे होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब लास्ट में लिख रहे हैं इंटर 3 नंबर, तो यहाँ पे लगा देंगे /n। अब रन कराते हैं, देखो 2 3 5, करेक्ट। ये कंप्लीट प्रोग्राम हुआ। हाँ, तो कहने का मतलब ये एक क्वेश्चन हम तुमको बताएं, उसी का आंसर। हम ऐसा ऐसा तुमको दे रहे हैं 2500 क्वेश्चन, और डेली क्वेश्चन ऐसा बनाना है, बैठ के 2 दिन में सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। हम भेज देते हैं क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन को 1 बाई 1 सॉल्व करना है। तो अभी तक जितना थ्योरी लिखवा है, टोटल को पहले लिखो। उसका लिखो प्रोग्रामिंग चैप्टर 1 सिंपल प्रोग्राम इन सी, हेडिंग होगा। उसमें तुमको 2500 प्रोग्राम देंगे, उसका तुमको कोड ऐसे ही लिख करके हमको दिखाना है। तो कल से यही काम करना है, यहीं पे बैठ करके क्वेश्चन बनाना है। नहीं बनेगा हम बताएंगे, आधा क्वेश्चन कम से कम कुछ खुद से बनाओ, आधा हम बताएंगे। तो फिर आगे दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, फिर उसमें फिर क्वेश्चन देंगे, ऐसे ही चलेगा। समझ में आया। तो हम ये वाला दे रहे हैं, और दो और हम भेज रहे हैं क्वेश्चन का एक लिस्ट, उसी को तुमको बनाना है। इसको पहले फोटो खींच लो। एकदम सेम यही कोड होगा, लेकिन अगर VS कोड अगर यूज करते हो, तो वहां पे तुमको एक हेडर फाइल conio.h नहीं लगाना है, और 3 फंक्शन, लास्ट वाला लाइन नहीं लगाना है, और CLRSCR कोई चीज नहीं लगाना, बाकी सब कोड सेम रहेगा, डिट्टो कॉपी रहेगा। सीखने के लिए ही बढ़िया है। कम से कम VS कोड यूज करना है तो 10 दिन के बाद यूज करो। लूप जब चले जाएगा ना, लूप चैप्टर में, तब वहां पे करना, तब बताएंगे कि अदर और कौन कौन सा कंपाइलर होते हैं। डेव C++ है, उसमें भी रन करा के दिखा देंगे। समझ में आया ना।
तो कुछ क्वेश्चन कभी दो इसमें बताएंगे, कभी उसमें बताएंगे, कभी उसमें बताएंगे, कभी ऑनलाइन कंपाइलर पे बता देंगे। क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो को हम भेज देते हैं, क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, कम से कम 20 गो अभी भेज रहे हैं, 20-22 गो। उसको बनाना है और उसी पे प्रैक्टिस करना है। उसी पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, उसी पे डेली डेली मेहनत करना है।